2 फरवरी 1933 ने द्वितीय विश्व युद्ध के एक सबसे विनाशकारी क्षणों में से एक को चिह्नित किया, स्टालिनग्राद में जर्मन छठी सेना की समर्पण। यह घटना, जिसने पूर्वी मोर्चे पर धुरी शक्तियों की पराजय को अंतिम रूप दिया, केवल नाजी युद्ध मशीनरी के पतन का प्रतीक नहीं थी, बल्कि इसने पकड़े गए जर्मन सैनिकों के लिए एक क्रूर भाग्य की शुरुआत भी की। अपनी समर्पण से पहले इन पुरुषों ने पहले ही एक नरक झेला था। भूखमरी, अत्यधिक ठंड और महीनों की लड़ाई की थकावट ने जर्मन सैनिकों को मौत के किनारे तक पहुंचा दिया था। लेकिन जो कुछ भी उन्हें सोवियत हिरासत में इंतजार कर रहा था, वह कल्पना से परे था। रूस के सर्दी में जबरन मार्च, बंदी गृह, जहां मृत्यु दर आसमान छूने लगी थी, और अमानवीय परिस्थितियों में सालों तक किया गया कठोर श्रम। हम उन 90,100 जर्मन सैनिकों की अंधेरी किस्मत की पड़ताल करेंगे जो स्टालिनग्राद में पकड़े गए थे। यह एक कहानी है दुख, जीवित रहने की और युद्ध के सबसे क्रूर परिणामों की। क्या यह उतना ही भयानक था जितना कि माना जाता है? क्या नाजियों को कुछ राहत दी गई थी? उनके साथ क्या हुआ? स्टालिनग्राद, पूर्वी मोर्चे का मौत का जाल। स्टालिनग्राद की लड़ाई द्वितीय विश्व युद्ध की सबसे क्रूर और निर्णायक मुठभेड़ों में से एक थी। सन 1942 के ग्रीष्मकाल में शुरू हुई यह मुहिम एडोल्फ हिटलर के लिए केवल एक रणनीतिक लक्ष्य नहीं, बल्कि प्रतीकात्मक भी थी। स्टालिनग्राद की कब्जेदारी का मतलब था काकेशस के महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्गों और संसाधनों पर नियंत्रण प्राप्त करना। इसके अलावा यह सोवियत नेता के नाम वाली शहर पर विजय प्राप्त करके एक प्रचारिक जीत भी होती। हालांकि जो शुरुआत एक महत्वाकांक्षी जर्मन आक्रमण के रूप में हुई थी, वह जल्द ही छठी सेना के लिए एक मौत का जाल बन गई। जर्मन रणनीति, जिसे फील्ड मार्शल फ्रेडरिक पॉलस ने नेतृत्व किया, ने सोवियत प्रतिरोध की क्षमता और रूसी सर्दी की भीषण परिस्थितियों का गलत अनुमान लगाया। पॉलस ने अपने उच्च अधिकारियों को आश्वस्त किया था कि आक्रमण जल्दी सफल होगा, क्योंकि उन्हें अपनी सेनाओं की तकनीकी और रणनीतिक श्रेष्ठता पर विश्वास था। हालांकि जर्मन सैनिक जल्दी ही स्टालिनग्राद की हर गली और इमारत में भयंकर प्रतिरोध का सामना करने लगे। सोवियत सेना, जिसका नेतृत्व जनरल वासिली चुकोव कर रहे थे, ने चूहे की युद्ध के रूप में जानी जाने वाली शहरी युद्ध रणनीति अपनाई, जिसमें वे शहर के खंडहरों में निकट दूरी से लड़े। इसने जर्मन सेना के तोपखाने और टैंकों के लाभ को नष्ट कर दिया और प्रत्येक मीटर की प्राप्ति में असहनीय लागत आई। जब शहर में युद्ध तेज हो गया, सोवियत उच्च कमान, जो स्टालिन और जनरल जॉर्जी जुकोव के नेतृत्व में थी, ने एक विशाल पलटवार की योजना बनाई, जिसे ऑपरेशन उरानो कहा गया। सन 1942 के 19 नवंबर को सोवियत सेनाओं ने 2 मोर्चों पर हमला किया और जर्मन छठी सेना और उनके सहयोगियों को एक घेराबंदी में फंसा लिया। यह रणनीति, जो सावधानीपूर्वक योजना बनाई गई थी, 3 लाख से अधिक सैनिकों को एक ऐसे क्षेत्र में फंसा दिया जहां न आपूर्ति पहुंच सकती थी और न ही बचने का कोई रास्ता था। सालों बाद छेड़े गए सोवियत दस्तावेजों में बताया गया कि कैसे जर्मन कमांडरों, जिनमें पॉलस भी शामिल थे, ने घेराबंदी के पूरी तरह से बंद होने से पहले भागने की अनुमति की बार बार मांग की थी। हालांकि हिटलर ने इन अनुरोधों को ठुकरा दिया, यह कहते हुए कि छठी सेना को हर हाल में स्टालिनग्राद में रुकना चाहिए। अपनी एक बातचीत में हिटलर ने कहा था, छठी सेना स्टालिनग्राद में रहेगी, यह राष्ट्रीय सम्मान का मामला है। घेराबंदी का प्रभाव विनाशकारी था। खाद्य, गोला बारूद या सर्दी से बचने के लिए उपयुक्त कपड़े न होने के कारण जर्मन सैनिक भूखमरी, ठंडी और बीमारियों का शिकार होने लगे। सन 1942 से 1933 तक स्टालिनग्राद में सर्दी की तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिर गई थी और इससे सैनिक अपनी स्थलों में ही बर्फ में जम गए थे। एक जर्मन सैनिक, जिसने घेराबंदी से बचने के बाद अनुभव साझा किया, उसने वर्षों बाद कहा, हम हर दिन अपने साथियों को मरते हुए देखते थे। खाने के लिए कुछ नहीं था, बस एक पतली सूप जो पेट को नहीं भरती थी। ठंड सहन से बाहर थी और कई लोग बस लेटकर मरने के लिए छोड़ देते थे। इस बीच लुफ्टवाफे ने छठी सेना को हवाई मार्ग से आपूर्ति पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन यह अभियान अपर्याप्त साबित हुआ। जिन 600 टन आपूर्ति की दैनिक आवश्यकता थी, उसमें से केवल 100 से 150 टन ही पहुंच पाते थे। इसके अलावा जर्मन विमान सोवियत हवाई हमलों का सामना कर रहे थे,
जिसके कारण कई विमान और चालक दल नष्ट हो गए। घेराबंदी के अंदर स्थिति जल्दी बिगड़ने लगी। सन 1933 के जनवरी तक जर्मन सैनिक घोड़े, कुत्ते और यहां तक कि चूहे भी खाने लगे थे ताकि वे जीवित रह सकें। मानसिक गिरावट सैनिकों के बीच फैलने लगी और कई सैनिकों ने अपने परिवारों को पत्र लिखे जो कभी भेजे नहीं गए। ये पत्र बाद में सोवियत सैनिकों द्वारा प्राप्त हुए और इनमें उन पुरुषों की मानसिक स्थिति का खुलासा होता है। इनमें से एक पत्र में लिखा था, प्रिय मां, अगर तुम यह पढ़ रही हो तो शायद मैं अब तक जीवित न हूं। हम गिरे हुए हैं और मदद की कोई उम्मीद नहीं है। मैं थक चुका हूं, भूखा हूं और ठंड से कांप रहा हूं, लेकिन तुम्हारे लिए खुद को मजबूत बनाए रखने की कोशिश कर रहा हूं। अंततः 1933 के 2 फरवरी को फ्रेडरिक पॉलस, जिन्हें हिटलर ने कुछ दिन पहले फील्ड मार्शल के पद पर पदोन्नत किया था ताकि वह आत्मसमर्पण करने से बच सकें, ने छठी सेना के अवशेषों के साथ आत्मसमर्पण कर दिया। यह इतिहास में पहली बार था जब एक जर्मन अधिकारी इस रैंक में आत्मसमर्पण करता था और यह युद्ध में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। प्रारंभ में घेराबंदी में फंसे 3 लाख सैनिकों में से आधे से अधिक मर चुके थे और लगभग 41,000 सैनिकों को बंदी बना लिया गया था। इस आत्मसमर्पण का मानसिक प्रभाव गहरा था, दोनों जर्मन सैनिकों और नाजी युद्ध मशीनरी के लिए। सैनिकों के लिए आत्मसमर्पण का मतलब था सोवियत हाथों में अनिश्चित भविष्य का सामना करना, जिसे कई लोग मौत से भी बुरा समझते थे। नाजी शासन के लिए स्टालिनग्राद एक भारी झटका था, जिसने जर्मन सेना की अजेयता की धारणा को समाप्त कर दिया था। सोवियत पक्ष में स्टालिनग्राद में जीत को युद्ध में एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में मनाया गया था। यह एक श्रृंखला के हमलों की शुरुआत थी जो धीरे धीरे धुरी शक्तियों को जर्मनी की ओर वापस धकेल देती। हालांकि जर्मन सैनिकों के लिए आत्मसमर्पण केवल एक नए नरक की शुरुआत थी। सोवियत कब्जे में उनका जो भाग्य था वह और भी अंधकारमय था, जिसमें अनंत मार्च, भूख, बीमारियां और कठोर श्रमिक कार्य शामिल थे। स्टालिनग्राद केवल एक सैन्य हार नहीं थी, बल्कि यह इस बात का प्रमाण थी कि युद्ध सिर्फ शरीरों को ही नहीं बल्कि आत्माओं को भी नष्ट कर सकता है। जो एक रणनीतिक आक्रमण के रूप में शुरू हुआ था, वह छठी सेना के लिए एक घातक जाल के रूप में समाप्त हुआ। एक ऐसा किस्सा जो द्वितीय विश्व युद्ध के सबसे अंधेरे अध्यायों में से एक के रूप में याद रखा जाएगा। कठिन परीक्षा की शुरुआत, रूसी सर्दियों में मौत का मार्च। स्टालिनग्राद में आत्मसमर्पण ने पकड़े गए जर्मन सैनिकों के लिए एक और अधिक निर्दयी यातना की शुरुआत को चिह्नित किया। छठी सेना के पूरी तरह से ध्वस्त होने के बाद सोवियत सैनिकों ने कैदियों को सोवियत संघ के आंतरिक कार्य शिविरों में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया शुरू की। ये मार्च, जो रूसी सर्दी के बीच आयोजित किए गए थे, असहनीय दुखों का दृश्य बन गए, जहां ठंड, भूख और थकावट ने एक विनाशकारी मूल्य चुकाया। जिस क्षण आत्मसमर्पण का आदेश दिया गया, कैदियों से कोई भी व्यक्तिगत उपकरण छीन लिया गया जो उन्हें मौसम का सामना करने में मदद कर सकता था। जूते को अनुपयुक्त फुटवियर से बदल दिया गया या बस छीन लिया गया, जिससे कई लोगों को बर्फीली बर्फ पर नंगे पांव चलने के लिए मजबूर होना पड़ा। भोजन लगभग न के बराबर था और पानी जब उपलब्ध होता था तो या तो संदूषित स्रोतों से आता था या जल्दी से पिघली बर्फ से प्राप्त किया जाता था। सोवियत संघ के जमानत दस्तावेजों में कहा गया है कि ये स्थितियां संयोग नहीं थीं। यह कैदियों को दंडित करने और उनकी शारीरिक तथा मानसिक सहन शक्ति को कमजोर करने के लिए जानबूझकर किया गया था। मार्चों के दौरान तापमान आसानी से 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिर जाता था। इन चरम परिस्थितियों में कैदी बिना रुके घंटों तक चलते रहते थे, रोजाना दर्जनों किलोमीटर तय करते हुए। जो लोग इस गति को बनाए नहीं रख सकते थे, उन्हें मारा जाता या वहीं पर मौत के घाट उतार दिया जाता। एक उत्तरजीवी ने अपनी यादों में कहा, हमें पता था कि रुकना मतलब मरना था। कुछ लोग थकावट के कारण गिर जाते थे और पहरेदार उन्हें वहीं छोड़ देते थे, मरते हुए या तड़पते हुए। हम उनकी मदद के लिए कुछ नहीं कर सकते थे। इन मार्चों के दौरान जर्मन सैनिकों को न केवल मौसम का सामना करना पड़ा, बल्कि कुछ सोवियत सैनिकों द्वारा किए गए क्रूर व्यवहार का भी सामना करना पड़ा, जो उन्हें एस्कॉर्ट कर रहे थे। हालांकि यह आदेश था कि कैदियों को उनके बाद के मजबूर श्रमिक कार्य के लिए जीवित रखा जाए, पहरेदार अक्सर क्रूरता से पेश आते थे। आंशिक रूप से यह एक तरह से बदला था जो नाजी द्वारा सोवियत भूमि पर किए गए अत्याचारों के कारण था। एक युद्ध के बाद कैद किया गया दस्तावेज इस बात का उल्लेख करता है
कि कैसे कुछ कैदियों को भारी उपकरण लाने के लिए मजबूर किया जाता था, जिससे उनके शारीरिक पतन को तेज किया जाता था। भूख जल्दी ही कैदियों के मुख्य कातिलों में से एक बन गई। राशन जब होते थे तो वे सड़ा हुआ रोटी या पतली सूप की छोटी छोटी मात्रा में होते थे, जो कमजोर हो चुके पुरुषों को बनाए रखने के लिए अपर्याप्त थे। कुछ ने जड़ें या लकड़ी के टुकड़े खाकर जीवित रहने की कोशिश की, जबकि अन्य मार्च के बीच भूख से मर गए। युद्ध के बाद जर्मन शोधकर्ताओं द्वारा दर्ज किए गए एक गवाह के अनुसार एक कैदी ने कहा, कुछ दिन ऐसे होते थे जब हम खाने का सपना देखते थे, कुछ भी काम आता, एक टुकड़ा मांस, रोटी का एक टुकड़ा, लेकिन हमारे पास केवल बर्फ और खालीपन था। चरम स्थितियों के बावजूद सोवियत सैनिकों ने इन मार्चों का इस्तेमाल केवल परिवहन के रूप में नहीं, बल्कि एक मानसिक नियंत्रण के रूप में भी किया। कैदियों का अमानवीकरण हर कदम में स्पष्ट था। समूहों को लगातार गिना और फिर से व्यवस्थित किया जाता था, अक्सर बिना किसी पूर्व सूचना के, जिससे अनिश्चितता और निरंतर तनाव का माहौल बनता था। कई पकड़े गए सैनिकों ने मार्चों के उथल पुथल में अपने साथी सैनिकों को खो दिया, और ये अलगाव अक्सर स्थायी होते थे। कुछ कैदियों के लिए यात्रा कैंपों तक पहुंचने से पहले ही समाप्त हो जाती थी। एक सोवियत सैन्य दस्तावेज यह बताता है कि स्टालिनग्राद में पकड़े गए 90 और 1000 सैनिकों में से हजारों ने मार्चों के दौरान अपनी जान गंवाई। मृतकों की संख्या इतनी अधिक थी कि रास्ते जिनसे वे गुजरते थे वे गिरे हुए सैनिकों की जमी हुई लाशों से ढके होते थे। यह इन परिस्थितियों की क्रूरता की चुप याद दिलाता था। हालांकि सभी सोवियत सैनिकों में यह रवैया नहीं था। कुछ पहरेदार जो मार्चों की कठिनाई को समझते थे, वे कैदियों को थोड़े समय का विश्राम देने या अपनी राशन का छोटा हिस्सा उनके साथ साझा करने की अनुमति देते थे। ये इशारे हालांकि दुर्लभ थे, कुछ गवाहों द्वारा क्रूरता के बीच मानवता की एक किरण के रूप में उल्लेखित किए गए थे। एक जर्मन कैदी ने बाद में याद किया, एक पहरेदार ने मुझे रोटी का एक टुकड़ा दिया जब उसने देखा कि मैं और नहीं चल सकता। मैं कभी उस इशारे को नहीं भूलूंगा, शायद इसने मेरी जान बचाई। जैसे जैसे कैदी अपने अंतिम गंतव्य के करीब पहुंच रहे थे, थकावट और बीमारियां और भी अधिक घातक कारक बन गईं। डायरिया, निमोनिया और टाइफस तेजी से कमजोर हुए पुरुषों के बीच फैल रहे थे, जो किसी भी प्रकार की चिकित्सा सहायता से वंचित थे। कुछ कैदियों ने मौत को स्वीकार कर लिया, जबकि अन्य ने जीवन से चिपके रहने के लिए बेतहाशा संघर्ष किया। सोवियत गुप्त दस्तावेजों में उल्लेख किया गया है कि कुछ मामलों में सैन्य चिकित्सकों ने बुनियादी मदद प्रदान करने की कोशिश की, लेकिन संसाधन सीमित थे और प्राथमिकताएं सोवियत सैनिकों पर केंद्रित थीं। कैंपों तक पहुंचने पर मार्चों के जीवित बचे लोग पहचान में नहीं आते थे। कड़ी हफ्तों की कष्टप्रद स्थितियों ने जवान और ताकतवर पुरुषों को अपनी छायाएं बना दिया था। मृत्यु दर उनके आगमन के बाद भी उच्च बनी रही, क्योंकि कैंपों में स्थितियां ऐसी थीं कि कोई भी महत्वपूर्ण राहत नहीं मिल पा रही थी। मौत की ये मार्चें बस एक उत्पीड़न की पूर्व पीठिका थीं, जो सालों तक बढ़ने वाला कष्ट थी। इन मार्चों की छवियां और गवाहियां युद्ध की क्रूरता और संघर्ष की मानवीय कीमत की याद दिलाने के रूप में बनी रहती हैं। जर्मन सैनिक जो एक ऐसे दृश्य में फंसे थे जहां जीवित बचना असंभव सा लगता था, उन्होंने न केवल रूसी सर्दी की कठिनाई का सामना किया, बल्कि एक ऐसे युद्ध के परिणामों का भी सामना किया जो हारने वालों के लिए कोई दया नहीं दिखाता था। निराशा के क्षेत्र, युद्ध प्रणाली के सोवियत कैदी। सोवियत युद्ध कैदियों के शिविरों ने स्टालिनग्राद में बंदी बनाए गए जर्मन सैनिकों के लिए और भी अंधेरे भाग्य का प्रतिनिधित्व किया। सोवियत संघ के विशाल क्षेत्र में फैले हुए साइबेरिया के बर्फीले इलाकों से लेकर मध्य एशिया के सूखे क्षेत्रों तक ये शिविर अत्यधिक कष्ट और थकाऊ श्रम के स्थल बन गए थे। छठी सेना के सैनिकों के लिए मौत की लंबी मार्चों के बाद इन शिविरों तक पहुंचने का मतलब उनके कष्टों का अंत नहीं था, बल्कि यह एक नए कष्टकारी दौर की शुरुआत थी, जिसका अनुमान भी नहीं किया जा सकता था। सोवियत युद्ध कैदी प्रणाली मुख्य रूप से बंदियों का उपयोग देश के पुनर्निर्माण के लिए श्रमिक बल के रूप में करने के लिए बनाई गई थी। जर्मन आक्रमण से हुए विनाश के बाद शहरों, कारखानों और बुनियादी ढांचे का पुनर्निर्माण करना अत्यावश्यक हो गया था। बंदियों को, जिन्हें जनता के दुश्मन माना जाता था, उन शिविरों में भेजा जाता था जहां उनकी भलाई की चिंता नहीं की जाती थी, बल्कि उनकी उत्पादकता को अधिकतम करना प्राथमिकता होती थी। सोवियत सुरक्षा एजेंसी एनकेवीडी के डिक्लासिफाइड दस्तावेज बताते हैं कि बंदियों को स्थानीय आर्थिक आवश्यकताओं के आधार पर वितरित किया जाता था। इन शिविरों में स्थितियां भयावह थीं।
बंदियों को अस्थायी बैरकों में रखा जाता था, जिनमें अक्सर हीटिंग नहीं होती थी और मौसम की कठोरता से बचाव के लिए बहुत कम सुरक्षा थी। साइबेरिया में, जहां तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिर सकता था, वहां उचित कपड़ों की कमी उनके कष्टों को और बढ़ा देती थी। भोजन की राशियां बहुत ही न्यूनतम होती थीं। सामान्यतः सड़ा हुआ रोटी और पानी जैसी पतली सूप होती थी। नोवोसिबिर्स्क क्षेत्र के एक शिविर के प्रशासन के दस्तावेज में उल्लेख किया गया है कि प्रत्येक कैदी को रोजाना 1000 कैलोरी से भी कम मिलती थी, जो उन लोगों के लिए अपर्याप्त थी जो 12 घंटे तक काम करते थे। जबरदस्ती श्रम सभी शिविरों में एक स्थिरता थी। बंदियों का इस्तेमाल विभिन्न कार्यों में किया जाता था, जैसे पुलों और इमारतों का पुनर्निर्माण और खदानों में खनिजों की खनन। वन क्षेत्र में कई को पेड़ काटने का काम सौंपा गया था, जो विशेष रूप से सर्दियों में अत्यधिक कठिन था। एक बंदी का गवाही जो रेलवे लाइन निर्माण में काम करता था, स्थितियों का वर्णन करता है। काम रुकता नहीं था, चाहे ठंड हो या हमारी स्थिति। औजार अव्यवस्थित थे और प्रत्येक फावड़े का वार यह याद दिलाता था कि हम अकेले थे, अपनी किस्मत के अनुसार छोड़ दिए गए थे। बीमारियां भी शिविरों में तेजी से फैलने लगी। कुपोषण और अस्वास्थ्यकर परिस्थितियां बंदियों को कमजोर कर देती थीं, जिससे वे दस्त, टाइफस और तपेदिक जैसी संक्रामक बीमारियों के प्रति संवेदनशील हो जाते थे। एनकेवीडी के अभिलेखों से पता चलता है कि कुछ शिविरों में संचालन के पहले महीनों में मृत्यु दर 50% से अधिक थी। उचित चिकित्सा देखभाल की कमी का मतलब था कि जो लोग गंभीर रूप से बीमार हो जाते थे, उन्हें अक्सर मरने के लिए छोड़ दिया जाता था, क्योंकि वे श्रम की कोटे को पूरा नहीं कर सकते थे। इन अत्यधिक कठिन परिस्थितियों के बावजूद कुछ बंदियों ने साथी बंदियों के बीच सहयोग के जाल के कारण जीवित रहने में सफलता प्राप्त की। वे शिविरों में छोटे समुदायों का निर्माण करते थे, भोजन साझा करते थे और एक दूसरे को रक्षात्मक रूप से संरक्षित करते थे, ताकि गार्डों के उत्पीड़न से बच सकें। ये नेटवर्क उस वातावरण में उम्मीद बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण थे, जहां मौत हमेशा एक निरंतर खतरे के रूप में मौजूद थी। एक जर्मन बंदी ने याद किया कि कैसे मास्को के पास एक शिविर में एक समूह के साथी बारी बारी से पहरा देते थे, जबकि अन्य सोते थे, यह सुनिश्चित करते हुए कि कोई भी व्यक्ति रात के समय हाइपोथर्मिया से नहीं मरे। बंदियों को सौंपे गए कार्यों के प्रकार क्षेत्र और स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर भिन्न थे। उन शहरों में जो जर्मन बमबारी से तबाह हो गए थे, जैसे स्टेलिनग्राद और लेनिनग्राद, बंदियों का इस्तेमाल मलबा हटाने और इमारतों का पुनर्निर्माण करने में किया गया था। ग्रामीण क्षेत्रों में कई बंदी सामूहिक खेतों पर काम करते थे, जहां उनका श्रम खाद्य आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण था। कुछ मामलों में बंदियों को बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं पर नियुक्त किया गया, जैसे बांधों और रेलवे लाइनों का निर्माण। एक सोवियत अभिलेख में यह विवरण मिलता है कि कैसे जर्मन बंदियों का एक समूह वोल्गा नदी पर एक जल विद्युत संयंत्र के निर्माण में भाग ले रहा था। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो कठिन श्रम की मांग करता था और जिसकी वजह से दर्जनों बंदी अपनी जान गंवा बैठे। भागने के प्रयास दुर्लभ थे, क्योंकि शिविरों के चारों ओर की दूरी और प्रतिकूल परिस्थितियां बहुत कठिन थीं। हालांकि कुछ बंदी अपनी स्वतंत्रता के लिए बेताब होकर सब कुछ जोखिम में डालकर भागने का प्रयास करते थे। एनकेवीडी के अभिलेखों में कई फरार होने के मामलों का उल्लेख है, हालांकि कुछ ही सफल हुए। एक घटना जो मिल 940 और 5 में दर्ज की गई थी, में 5 बंदियों का एक समूह साइबेरिया के एक शिविर से भागने का प्रयास करता है, लेकिन कुछ ही दिनों में उन्हें फिर से पकड़ लिया जाता है। प्रतिशोध कड़ा था और यह दूसरों के लिए चेतावनी के रूप में कार्य करता था। शिविरों का प्रबंधन लगातार लॉजिस्टिक समस्याओं का सामना करता था। संसाधन सीमित थे और बंदियों को जीवित रखने और उनकी उत्पादकता को अधिकतम करने के बीच संघर्ष आम था। एनकेवीडी की एक आंतरिक रिपोर्ट में यह उल्लेख है कि कुछ शिविरों में काम के लक्ष्य को पूरी तरह से हासिल करने से बचने के लिए सर्दी के महीनों में श्रम की कोटे को जानबूझकर घटा दिया जाता था, जबकि अन्य जगहों पर अधिकारियों ने किसी भी कीमत पर आर्थिक लक्ष्यों को पूरा करने को प्राथमिकता दी थी। युद्ध के अंत तक स्टेलिनग्राद के कई बंदी शिविरों में मर चुके थे। उन 89,100 बंदियों में से जो फरवरी में मिल 940 और 3 में पकड़े गए थे, केवल 6,000 बंदी ही जर्मनी लौटने के लिए जीवित रह सके। यह कम जीवित बचने की दर न केवल शिविरों की अत्यधिक कठिन परिस्थितियों को दर्शाती है, बल्कि युद्ध बंदियों के प्रति सोवियत नीतियों के प्रभाव को भी बताती है। सोवियत युद्ध बंदी शिविर केवल श्रम शिविर नहीं थे,
बल्कि ये चुपचाप प्रतिरोध और जीवित रहने के संघर्ष के स्थान भी थे। जो लोग इन बंदी गृह वर्षों को सहने में सफल रहे, उनके शारीरिक और मानसिक घाव एक निरंतर याद दिलाने के रूप में रहे कि युद्ध की कीमत क्या थी और एक ऐसे व्यवस्था की क्रूरता जो पराजितों के प्रति कोई दया नहीं दिखाती थी। भूख और ठंड के बीच जीवन रक्षा की कहानियां। सोवियत युद्ध बंदी शिविरों में जीवित रहना भूख, ठंड और निराशा के खिलाफ निरंतर संघर्ष था। स्टेलिनग्राद में पकड़े गए जर्मन सैनिकों के लिए अत्यधिक कठिन परिस्थितियों में जीवित रहना शारीरिक सहनशीलता, बुद्धिमत्ता और सबसे बढ़कर साथियों के बीच आपसी समर्थन की एक मिश्रण की आवश्यकता थी। ये जीवित रहने की कहानियां, हालांकि दुख और कष्ट से भरी हुई थीं, मानव आत्मा की ताकत को प्रकट करती हैं, जो सबसे प्रतिकूल परिस्थितियों में भी जीवित रहती है। भूख सबसे कठोर दुश्मन थी। सोवियत गार्डों द्वारा दी गई राशनें न्यूनतम होती थीं, जो केवल बंदियों को कार्यात्मक बनाए रखने के लिए होती थीं। रोटी, जो मुख्य आहार था, अक्सर निम्न गुणवत्ता की होती थी और उसमें मात्रा बढ़ाने के लिए लकड़ी का चूरा मिलाया जाता था। सूप, जो पानी और छोटे टुकड़ों में गोभी या आलू के होते थे, पोषण की दृष्टि से बहुत कम होते थे। कुछ शिविरों में भोजन को बंदियों की उत्पादकता के अनुसार वितरित किया जाता था, जिससे कार्यों के लक्ष्य को पूरा करने के लिए लगातार प्रतिस्पर्धा बनी रहती थी। एनकेवीडी के एक अभिलेख में इसे बंदियों को प्रोत्साहित करने का एक तरीका बताया गया है। हालांकि वास्तविकता में यह केवल कमजोर बंदियों के शारीरिक टूट-फूट को बढ़ाता था। इस वास्तविकता के सामने कई लोग अतिरिक्त भोजन के स्रोत खोजने के लिए रचनात्मकता का सहारा लेते थे। कुछ बंदी चूहों को पकड़ते थे या आसपास के क्षेत्रों से जड़ें और घास इकट्ठा करते थे। युद्ध के बाद जर्मन शोधकर्ताओं द्वारा एकत्रित किए गए एक गवाह ने बताया कि कैसे एक समूह ने उन कौवों को पकड़ लिया जो बैरकों के पास आकर बैठते थे। हालांकि सजा का खतरा बड़ा था, लेकिन ये रचनात्मक क्षण बहुतों के लिए जीवन और मृत्यु के बीच फर्क थे। अत्यधिक ठंड एक और निरंतर चुनौती थी। साइबेरिया और अन्य कठोर जलवायु वाले क्षेत्रों में स्थित शिविरों में तापमान नियमित रूप से 30 डिग्री से अधिक ठंडा हो जाता था। बंदी, जो पुराने और फटे हुए कपड़े पहने होते थे, जो ऐसी परिस्थितियों का सामना करने के लिए डिजाइन नहीं किए गए थे, उन्होंने पास पड़ोस में पड़े बोरे या कपड़े के टुकड़ों से अतिरिक्त कपड़े तैयार किए। बूटों का होना एक बहुमूल्य वस्तु था और जो बंदी बूट नहीं रखते थे, वे अपने पैरों को ढकने के लिए कपड़े के टुकड़े इस्तेमाल करते थे। हालांकि यह बर्फीली ठंड से बहुत कम सुरक्षा प्रदान करता था। रातें विशेष रूप से खतरनाक थीं, क्योंकि खराब बनाए गए बैरक पर्याप्त इंसुलेशन प्रदान नहीं करते थे। कई बंदी एक साथ सोते थे, एक दूसरे के पास सटकर गर्मी बचाने के लिए। कुछ मामलों में मजबूत बंदी बारी बारी से जागकर यह सुनिश्चित करते थे कि उनके साथी हाइपोथर्मिया से न मर जाएं। एक बंदी ने वर्षों बाद बताया, हम एक दूसरे का ख्याल रखते थे। अगर कोई हिलता या सांस नहीं लेता था तो हम उसे हिलाते थे, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह ठंड के सामने हार न माने। यही एकमात्र चीज थी जो हम कर सकते थे। बंदियों के बीच एकता जीवित रहने के लिए एक महत्वपूर्ण कारक थी। ऐसे माहौल में जहां अमानवीकरण सामान्य था, समर्थन के छोटे नेटवर्क दैनिक क्रूरता के सामने एक सांस लेने का अवसर प्रदान करते थे। रोटी का एक टुकड़ा साझा करना, एक कंबल को बांटना या बस प्रोत्साहन शब्दों का आदान प्रदान करना आशा बनाए रखने में मदद करता था। ये नेटवर्क केवल स्वाभाविक नहीं थे, बल्कि कुछ मामलों में संगठित भी थे। मॉस्को के पास एक शिविर में बंदियों ने एक अनौपचारिक प्रणाली बनाई थी ताकि वे थकाऊ कार्यों को बारी बारी से करें, यह सुनिश्चित करते हुए कि कमजोर लोग आराम कर सकें और उबर सकें। मजबूरी का काम हालांकि थकाऊ था, फिर भी जीवित रहने की संभावना को बेहतर बनाने के अवसर प्रदान करता था। कुछ बंदी, जिन्हें शिविर से बाहर काम सौंपा गया था, ने छोटी मात्रा में खाना या सामग्रियां एकत्रित की जिन्हें वे व्यापार के लिए इस्तेमाल कर सकते थे। एक सोवियत अभिलेख में यह उल्लेख है कि कुछ मामलों में गार्ड इन गतिविधियों को नजरअंदाज कर देते थे, यह मानते हुए कि कमजोर बंदी कम उत्पादक होते थे। हालांकि हमेशा यह जोखिम रहता था कि पकड़े जाने पर परिणाम घातक हो सकते थे। बीमारियां एक और निरंतर बाधा थी। कुपोषण शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर कर देता था, जिससे सामान्य संक्रमण भी मौत का कारण बन जाते थे। आंतों की बीमारी, न्यूमोनिया और टाइफस तेजी से भीड़ भाड़ वाले और खराब हवादार बैरकों में फैल जाते थे। उचित चिकित्सा सहायता के अभाव में बंदी घरेलू उपचारों और आपसी देखभाल पर निर्भर रहते थे।
एक बंदी ने याद किया कि कैसे एक समूह ने अपनी चोटों को धोने के लिए उबाली हुई बर्फ का उपयोग किया। यह कार्य शायद उनकी जान बचा ले गया। लंबे समय तक बंदीगिरी का मानसिक प्रभाव गहरा था। भविष्य के बारे में अनिश्चितता, साथियों की हानि और निरंतर कष्टों ने कई बंदियों को मानसिक टूट-फूट के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया था। कुछ बंदी धर्म में शांति ढूंढते थे और बैरकों में गुप्त धार्मिक सेवाओं का आयोजन करते थे। अन्य लिखने के लिए सहारा लेते थे। कोयले के टुकड़े का उपयोग करके अपने विचार दीवारों या लकड़ी के टुकड़ों पर लिखते थे। कजान के पास एक शिविर में मिला एक अभिलेख कई काव्य संग्रह करता है, जिनमें से कुछ में आशा व्यक्त की गई है, जबकि अन्य में गहरी निराशा को व्यक्त किया गया है। हालांकि हर किसी ने बंदीगिरी की कठिनाइयों को नहीं सहा। कुछ शिविरों में सबसे कठोर सर्दियों के दौरान मृत्यु दर 50% से अधिक हो गई थी। जो लोग जीवित बचे, उनके शारीरिक और मानसिक घाव उनकी मुक्ति के बाद भी लंबे समय तक उनके साथ रहे। एक जीवित बचा व्यक्ति ने बताया कि कैसे जर्मनी लौटने के दशकों बाद भी उसे शिविर में बिताए गए दिनों की डरावनी यादें परेशान करती थीं। मेरे सपनों में मैं हमेशा खाना खोज रहा होता हूं या ठंड से बचने की कोशिश कर रहा होता हूं। मैं कभी नहीं भूल सकता कि हम वहां क्या जीते थे। इसके बावजूद ये जीवित रहने की कहानियां मानव सहनशीलता की शक्ति को उजागर करती हैं। भूख, ठंड और अमानवीय परिस्थितियों के बीच युद्ध बंदी ने सहन करने और अपनी मानवता को बनाए रखने के तरीके खोजे। उनके अनुभव न केवल सोवियत शिविरों की क्रूरता पर प्रकाश डालते हैं, बल्कि यह भी दिखाते हैं कि मनुष्य अपनी स्थिति को अनुकूलित करने और सबसे अंधेरे हालात में भी जीवित रहने की क्षमता रखता है। न्याय या बदला, जर्मन अधिकारियों के साथ व्यवहार। स्टालिनग्राद में बंदी बनाए गए जर्मन छठे सेना के उच्च रैंक के अधिकारी साधारण सैनिकों से एक अलग किस्म की किस्मत का सामना कर रहे थे। जबकि अधिकांश बंदियों को जबरन श्रमिक शिविरों में भेजा गया था, अधिकारियों को जल्दी से अलग कर लिया गया और उनका विशेष तरीके से इलाज किया गया। सोवियत संघ के लिए ये पुरुष सिर्फ धुरी शक्तियों की सैन्य रणनीति के जिम्मेदार नहीं थे, बल्कि एक ऐसे शासन के प्रतीक थे जिसे वे युद्ध के डरावने परिणामों के लिए सार्वजनिक रूप से आरोपित और निंदा करना चाहते थे। पूछताछ लगभग तुरंत ही आत्मसमर्पण के बाद शुरू हो गई। अधिकारियों को अलग स्थानों पर ले जाया गया, जहां एनकेवीडी और रेड आर्मी की विशेष टीमों ने तीव्र पूछताछ की। डिक्रिप्ट किए गए सोवियत अभिलेखों से पता चलता है कि इसका उद्देश्य केवल सैन्य जानकारी प्राप्त करना नहीं था, बल्कि नाजी शासन के खिलाफ एक प्रचार केस तैयार करना भी था। फ्रेडरिक पॉलस, जो छठे सेना के कमांडर और जर्मन सैन्य इतिहास में पहले जनरल फील्ड मार्शल थे जिन्होंने आत्मसमर्पण किया, इन प्रयासों के मुख्य लक्ष्यों में से एक थे। पॉलस, जो 2 फरवरी 1943 को बंदी बनाए गए थे, उन्हें एक गुप्त स्थान पर ले जाया गया, जहां उन्हें ऐसी पूछताछों का सामना करना पड़ा जिनका उद्देश्य केवल जानकारी निकालना नहीं था, बल्कि उन्हें सोवियतों के साथ सहयोग करने के लिए मनाना भी था। उनके बयान की प्रतियां दिखाती हैं कि कैसे सोवियतों ने उन्हें हिटलर और नाजी शासन को सार्वजनिक रूप से निंदा करने के लिए दबाव डाला। बेहतर जीवन की परिस्थितियों का वादा करते हुए और यह विश्वास दिलाया कि उन्हें मृत्यु दंड नहीं दिया जाएगा, पॉलस अंततः सहमत हो गए। बाद में उनका गवाही नूरेनबर्ग परीक्षणों और सोवियत प्रचार में एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में उपयोग किया गया, जहां उन्होंने उस शासन द्वारा किए गए अपराधों की निंदा की जिसकी सेवा वे कभी करते थे। सभी बंदी बनाए गए अधिकारियों के साथ ऐसा बर्ताव नहीं किया गया। जिन्हें युद्ध अपराधों का जिम्मेदार माना गया, उन्हें त्वरित मुकदमे का सामना करना पड़ा, जो अक्सर उसी स्थान पर आयोजित किए गए जहां अपराध हुए थे। एक प्रमुख उदाहरण स्टालिनग्राद में आयोजित किया गया मुकदमा था, जहां आत्मसमर्पण के तुरंत बाद कई जर्मन अधिकारियों को शहर को नष्ट करने और नागरिकों पर अत्याचार करने के लिए मृत्युदंड दिया गया। यह सार्वजनिक रूप से की गई फांसी बंदियों और सोवियत नागरिकों दोनों के लिए एक स्पष्ट संदेश भेजने के उद्देश्य से थी। फांसी हमेशा तुरंत नहीं दी जाती थी। कुछ मामलों में अधिकारियों को न्यायालयीन परीक्षण से पहले महीनों या यहां तक कि वर्षों तक हिरासत में रखा गया। सोवियत इस समय का उपयोग अतिरिक्त सबूत इकट्ठा करने और यह सुनिश्चित करने के लिए करते थे कि मुकदमे का प्रचारात्मक प्रभाव जैसा वे चाहते थे वैसा हो। एक एनकेवीडी दस्तावेज में यह उल्लेख किया गया है कि कैसे बंदी बनाए गए सिपाहियों के गवाही का उपयोग अधिकारियों को दोषी ठहराने के लिए किया जाता था, जिससे एक एकीकृत दोषी होने का बयान तैयार किया जाता था।
जो सजा को सही ठहराता था। बंदी बनाए गए अधिकारियों में कुछ ऐसे व्यक्ति भी थे जिन्हें सोवियत शासन अपने उद्देश्यों के लिए उपयोगी मानता था। कुछ को पुनः शिक्षा कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए चुना गया, जहां उन्हें साम्यवाद के सिद्धांत सिखाए जाते थे, इस उम्मीद के साथ कि वे सोवियतों के साथ सहयोगी बन जाएंगे। हालांकि अधिकांश ने इन पहलों को अस्वीकार कर दिया। कुछ, जैसे जनरल वॉल्टर वॉन साइडलिट्स कुर्सबाख, ने सोवियतों के साथ सहयोग करने का निर्णय लिया। साइडलिट्स, जिन्होंने स्टालिनग्राद में छठे सेना के एक कोर का नेतृत्व किया था, सोवियतों द्वारा बनाई गई जर्मन अधिकारी लीग के नेता बन गए, जो युद्ध बंदियों के बीच नाजी शासन के खिलाफ विरोध को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई थी। हालांकि सभी बंदी बनाए गए अधिकारियों को मुकदमे का सामना नहीं करना पड़ा या प्रचार के रूप में उपयोग नहीं किया गया। कुछ विशाल सोवियत श्रम शिविरों में खो गए, जहां उन्हें सामान्य सैनिकों जैसी ही क्रूर परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। एक एनकेवीडी रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया है कि कुछ मामलों में स्थानीय अधिकारियों ने बंदियों के रैंक में कोई भेदभाव नहीं किया और उन्हें उनकी सैन्य पदवी के बावजूद थकाऊ कार्यों में लगाया गया। इससे कुछ उच्च अधिकारियों की मौत गुमनामी में हो गई, मुकदमों और प्रचार अभियानों के ध्यान से दूर, जहां वे नहीं आ पाए। अधिकारियों की कारावास की परिस्थितियां उनके रणनीतिक या प्रचारात्मक महत्व के आधार पर काफी भिन्न थीं। उच्च रैंक वाले अधिकारी जैसे पॉलस को अपेक्षाकृत आरामदायक सुविधाओं में रखा गया, जहां उन्हें उचित भोजन और किताबों तथा लेखन सामग्री का जुगांग था। इसके विपरीत कम रैंक वाले अधिकारियों के साथ अक्सर कठोर व्यवहार किया जाता था और उन्हें सामान्य सैनिकों जैसी ही परिस्थितियों में भूख, ठंड और बीमारियों का सामना करना पड़ता था। बंदी बनाए गए जर्मन अधिकारियों के मुकदमे सोवियत संघ की युद्ध संबंधी कथा को मजबूत करने के लिए भी काम आए। इन प्रक्रियाओं में नाजी शासन के अपराधों को बर्बरता के कृत्य के रूप में प्रस्तुत किया गया, जो सोवियत संघ द्वारा प्रचारित न्याय और मानवता के आदर्शों के विपरीत थे। हालांकि न्याय और प्रतिशोध के बीच की रेखा धुंधली थी। सार्वजनिक फांसी और श्रम शिविरों में सजा देने का उद्देश्य न केवल दोषियों को दंडित करना था, बल्कि युद्ध की कथा पर सोवियत नियंत्रण को भी मजबूत करना था। अधिकारियों के साथ किए गए व्यवहार का एक विवादास्पद पहलू यह था कि युद्ध के बाद उनके अनुभवों को उनके बंदीगिरी के दौरान लिए गए निर्णयों के द्वारा किस प्रकार आकारित किया गया। जो लोग सोवियतों के साथ सहयोग करते थे, जैसे पॉलस, उन्हें जर्मनी लौटने पर अपने देशवासियों से नकारात्मक प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा। पॉलस के मामले में सोवियतों के साथ सहयोग ने उसे पश्चिमी जर्मनी में एक बहिष्कृत बना दिया। हालांकि उसे पूर्वी जर्मनी में कुछ सहानुभूति प्राप्त हुई, जहां उसने अपने अंतिम वर्ष बिताए। दूसरी ओर, जो अधिकारी सहयोग करने से इनकार करते थे या जो सालों की बंदीगिरी के बाद मुक्त हुए थे, उन्हें समाज में पुनः समाहित होने में महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कई गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं के साथ लौटे और सोवियत शासन के प्रति गहरा घृणा महसूस करते थे। ये लोग, जिन्होंने कभी युद्ध भूमि में सैनिकों का नेतृत्व किया था, अब विभाजित और पुनर्निर्माण की प्रक्रिया में जुटे जर्मनी में अपनी जगह पाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। स्टालिनग्राद में बंदी बनाए गए जर्मन अधिकारियों के साथ किया गया व्यवहार युद्धकालीन न्याय की जटिलताओं को उजागर करता है। हालांकि कुछ अधिकारियों ने भयानक अपराध किए थे, अन्य केवल एक संघर्ष में आदेशों का पालन कर रहे थे, जो हारने वालों के लिए कोई दया नहीं दिखाता था। मुकदमे, फांसी और सोवियत प्रचार अभियानों ने केवल छठे सेना के नेताओं को दंडित नहीं किया, बल्कि न्याय और प्रतिशोध के बीच की सीमा पर कठोर सवाल छोड़ने वाली एक धरोहर भी छोड़ी, जो एक पूर्ण युद्ध के संदर्भ में महत्वपूर्ण थी। अंतिम लोग खड़े हैं, पकड़े गए लोगों की कम जीवित रहने की दर। साल 1943 के सर्दी में स्टालिनग्राद की गिरावट के बाद लाल सेना द्वारा 90,000 से अधिक जर्मन सैनिकों को बंदी बना लिया गया। उनमें से केवल लगभग 6,000 सैनिक ही युद्ध के अंत में जर्मनी लौट पाए। उनके भाग्य की क्रूरता सोवियत युद्ध बंदी शिविरों में उनकी स्थितियों और हार के परिणामों का गहरा गवाह है। इन गंभीर हानियों के बावजूद स्टालिनग्राद में जर्मन युद्ध बंदियों की जीवित रहने की दर अत्यधिक कम थी, जो यह सवाल उठाती है कि कौन सी विशिष्ट स्थितियों ने इतनी अधिक मृत्यु दर को जन्म दिया। इस उच्च मृत्यु दर के कारणों का विश्लेषण करते समय उन कारकों पर विचार करना महत्वपूर्ण है जिन्होंने इस त्रासदी को जन्म दिया: भोजन की कमी, बीमारियां, अत्यधिक शारीरिक थकावट और बुरे व्यवहार।
भूख एक मुख्य कारण था कि कई बंदी जीवित नहीं रह पाए। भयंकर लड़ाई के बाद बंदियों को अत्यंत दयनीय परिस्थितियों में बंदी बनाया गया था। भोजन की कमी थी और पहले की लड़ाइयों से पहले ही कमजोर हो चुके बंदियों को एक न्यूनतम आहार दिया गया जो उनके थके हुए शरीरों को सहारा नहीं दे सका। अपर्याप्त पोषण और रूसी सर्दी की निर्दयी ठंड ने उनके शरीरों को जल्दी से बीमारियों, संक्रमणों और कुपोषण से नष्ट कर दिया। सोवियत गार्डों द्वारा किया गया क्रूर और अमानवीय व्यवहार भी मृत्यु दर में एक महत्वपूर्ण कारण था। युद्ध बंदियों के प्रति सोवियत नीति स्पष्ट थी। बंदी बनाए गए सैनिकों के प्रति कोई सहानुभूति या विचार नहीं था। स्टालिन शासन की प्रचार नीति ने जर्मन सैनिकों को आक्रमणकारी और सोवियत जनता के शत्रु के रूप में प्रस्तुत किया था। इसलिए बंदियों को केवल पराजित सैनिकों के रूप में नहीं देखा गया, बल्कि उन्हें युद्ध अपराधों के दोषी के रूप में भी माना गया। कई को अत्यधिक शारीरिक श्रम करने के लिए मजबूर किया गया, जबकि अन्य को बिना किसी कारण के कठोर सजा दी गई। पीटाई, अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों में काम और त्वरित फांसी की सजा आम प्रथा थी, जिसने मृत्यु दर को और बढ़ा दिया। चिकित्सा देखभाल की कमी भी एक विनाशकारी कारक था। युद्ध के बीच जर्मन युद्ध बंदियों को उनकी चोटों या बीमारियों के लिए आवश्यक इलाज नहीं मिला। अत्यधिक ठंड, दवाओं की कमी और ढह चुकी बुनियादी ढांचे के कारण छोटी मोटी चोटें भी तेजी से संक्रमित हो जाती थीं और टाइफॉइड बुखार, डिसेंट्री और स्कर्वी ने कई जानें ले ली। युद्ध अस्पताल ओवरफ्लो हो गए थे और वे बीमार और घायल लोगों की बड़ी संख्या से निपटने में असमर्थ थे, जिससे स्थिति और भी बदतर हो गई। जब स्टालिनग्राद में मृत्यु दर की तुलना अन्य युद्धबंदी अभियानों से की जाती है तो महत्वपूर्ण अंतर दिखाई देते हैं। जबकि अन्य संघर्षों में भी बंदियों की स्थिति भयंकर थी, जैसे कि पहले विश्व युद्ध या दूसरे विश्व युद्ध के विभिन्न मोर्चों पर, बहुत कम स्थितियों ने स्टालिनग्राद में जर्मन बंदियों द्वारा झेली गई क्रूरता की हद को छुआ। जबकि पूर्वी मोर्चे के अन्य हिस्सों या पश्चिमी यूरोप में स्थित युद्धबंदी शिविरों में कुछ बंदी जीवित रहने में सफल रहे, स्टालिनग्राद की स्थिति अद्वितीय थी, क्योंकि इसमें जर्मन हार की विशालता और सोवियत संघ द्वारा लागू की गई प्रतिशोध की नीतियों का मिलाजुला असर था। उस समय के गुप्त दस्तावेजों से पता चलता है कि स्टालिनग्राद के बंदियों के प्रति व्यवहार को सोवियत संघ ने प्रतिशोध के रूप में देखा। गिरफ्तारी के बाद के पहले महीनों में बंदियों को साइबेरिया के कंसंट्रेशन कैंपों में भेजा गया, जहां जीवन की स्थितियां अत्यंत कठोर थीं। सर्दियों में तापमान खतरनाक स्तर तक गिर जाता था और समय के साथ भीड़ भाड़ की स्थिति और भी बदतर होती जाती थी। जीवित बचे हुए बंदियों की गवाहियां इन असहनीय स्थितियों को दर्शाती हैं। हमें मवेशियों की तरह व्यवहार किया जाता था। उन्होंने कभी नहीं सोचा कि हम इंसान थे, एक बंदी ने याद करते हुए कहा। उन अनंत दिनों की बात करते हुए जब उन्हें कठोर श्रम, थका देने वाली मार्चों और भोजन की कमी से गुजरना पड़ता था। उन बंदियों की तुलना जो अन्य प्रमुख युद्धों में पकड़े गए थे भी महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए पश्चिमी मोर्चे पर कई जर्मन बंदियों के साथ अधिक मानवीय तरीके से व्यवहार किया गया था और वे अपेक्षाकृत सहनशील परिस्थितियों में थे। हालांकि वहां भी अत्याचार हुए थे, लेकिन मित्र देशों के हाथों में पकड़े गए बंदियों के प्रति नीति सामान्यतः अधिक लचीली थी, जिससे जीवित रहने की दर अधिक थी। हालांकि जो भी बंदी सोवियत बंदी गृह से बचकर वापस लौटे, वे अक्सर मानसिक और शारीरिक आघात के साथ लौटे, जो उनके जीवन भर उनके साथ रहा। स्टालिनग्राद के युद्ध बंदियों की जीवित रहने की दर कम होने पर इतिहासकारों ने अध्ययन किया है, जिनमें से कुछ का मानना है कि सोवियत संघ की प्रतिशोध की नीति केवल शिविरों की स्थितियों से जुड़ी नहीं थी, बल्कि वह प्रचार से भी संबंधित थी जो स्टालिन शासन ने क्रांतिकारी न्याय के बारे में फैलाया था। जर्मन सैनिकों की गिरफ्तारी को नाजी आक्रमण और तृतीय रेह द्वारा सोवियत जनता पर किए गए अत्याचारों का प्रतिशोध माना गया था। यह सिर्फ एक युद्ध का मामला नहीं था, बल्कि कब्जे के दौरान किए गए अत्याचारों का बदला लेने की बात भी थी। इस संदर्भ में आंकड़े खुद ब खुद अपनी बात कहते हैं। 9,01,000 युद्ध बंदियों में से केवल 6,000 जर्मनी लौटे। यह सवाल अब भी बहस का विषय है कि क्या यह हानि विभिन्न परिस्थितियों में रोकी जा सकती थी, या क्या प्रतिशोध की नीति और रूसी सर्दी की कठोरता ने बंदियों को एक निर्दयी भाग्य से अपरिहार्य रूप से बांध दिया। इन घटनाओं के माध्यम से हम केवल उन लोगों की निराशा को नहीं देखते जिन्होंने आत्मसमर्पण किया, बल्कि युद्ध की वह अपरिवर्तनीय मानवीय लागत भी देख सकते हैं। इन लोगों की कहानी
जिन्हें युद्ध की क्रूर वास्तविकता के कारण बलि चढ़ा दिया गया, आज भी गूंज रही है और उन लोगों की सामूहिक स्मृति में एक मिटने वाली छाप छोड़ रही है जो अतीत के भयानक अनुभवों को याद करते हैं। लंबी प्रतीक्षा, मुक्ति और प्रत्यावर्तन। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मन युद्ध बंदियों की मुक्ति की प्रक्रिया लंबी और जटिल थी। 1949 से लेकर 50 के दशक के प्रारंभ तक स्टालिनग्राद में पकड़े गए हजारों सैनिकों को मुक्त किया जाने लगा। हालांकि कई अभी भी सोवियत संघ के विभिन्न शिविरों में बंदी थे। युद्ध के बाद की स्थिति और बंदियों की दशा के कारण देश में सामान्य स्थिति की ओर लौटने की कोशिशें कठिन हो रही थीं और यह प्रक्रिया जर्मन और सोवियत अधिकारियों के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई थी। शुरुआत में बंदियों की मुक्ति धीमी थी। युद्ध के बाद यूरोप का पुनर्निर्माण एक लंबी प्रक्रिया था और सोवियत संघ और पश्चिमी शक्तियों के बीच राजनीतिक स्थिति भी रिपेट्रिएशन, स्वदेश वापसी को प्रभावित करती थी। सोवियत द्वारा मुक्त किए गए बंदियों को अक्सर अत्यंत कठिन परिस्थितियों में परिवहन किया जाता था। उनकी मुक्ति के बावजूद जो लोग जर्मनी लौटे, वे उस वास्तविकता का सामना करते थे जो उन्होंने पकड़े जाने से पहले जानी थी, उससे बिल्कुल अलग थी। वापस लौटने पर कई बंदियों ने अपने घरों को खंडहरों में पाया, न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी। युद्ध के बाद की जर्मनी विभाजन और विनाश से भरी हुई थी और जो बंदी लौटे थे वे वर्षों की बुरी स्थिति, बीमारी और भूख से कमजोर थे और उन्हें परायापन का एहसास हो रहा था। उनके पुराने घरों से दूर और उनके मातृभूमि के बदलते रूप ने एक और बड़ा चुनौती प्रस्तुत किया। जो लोग सोवियत शासन के तहत सालों तक रहे थे और जिन्हें कुछ साथी देशवासियों द्वारा गद्दार समझा जाता था, अक्सर उनका स्वागत खुले दिल से नहीं किया गया। एक ऐसी समाज में जो अपनी राष्ट्रीय पहचान को फिर से बनाने की कोशिश कर रहा था, बंदियों को संदेह और यहां तक कि शत्रुता के साथ देखा जाता था। कई लोगों ने अपने परिवारों से भी नासमझी का सामना किया जो उनके बंदी जीवन के दर्द को नहीं समझ पाते थे। युद्ध की यादें और एक बंदी होने का कलंक उनके मन और शरीर पर गहरी छाप छोड़ गए थे। कुछ बच गए लोगों के गवाहियां वर्षों के दुखों के गहरे निशान को दर्शाती है। यह दूसरे संसार से लौटने जैसा था, एक बंदी ने कहा, जिसने सिबेरिया में 7 से अधिक साल बिताए थे। जब मैं घर लौटा तो मैं कुछ भी पहचान नहीं सका। यह मेरा देश नहीं था, न ही मेरी लोग। सब कुछ बहुत बदल चुका था। यह घबराहट का एहसास उन सभी के बीच सामान्य था जो लौटे थे, क्योंकि युद्ध के शिविरों में बिताया गया समय और वहां की अमानवीयता ने उन्हें अस्थिरता का एहसास दिलाया था। उनके पुराने पारिवारिक और सामाजिक रिश्ते पहले जैसे नहीं रहे थे। उनमें से कई लोग एक ऐसे देश में खुद को अजनबी पाए जो अपने भविष्य का पुनर्निर्माण कर रहा था, लेकिन उन्हें वह पूरी तरह से अपरिचित महसूस हो रहा था। बंदीगृह में बिताए गए समय के दौरान जो शारीरिक हालत हुई, वह भी उनके बंदी जीवन का एक गंभीर परिणाम था। कुपोषण और उन पर हुए बीमारियों ने यह सुनिश्चित किया कि कई मुक्त किए गए लोग सामान्य जीवन में ढल नहीं पाए। उनके शरीर कमजोर हो गए थे, उनकी ताकत हर गुजरते दिन के साथ घट रही थी और उनका मनोबल पहले जैसा नहीं रहा था। वे अक्सर काम पाने या रोजमर्रा की जिंदगी में पुनः समाहित होने में कठिनाइयों का सामना करते थे, जो उनके अलगाव को और बढ़ा देता था। मानसिक असर भी गहरा था। कारागार का आघात, निरंतर अपमान और सोवियत शिविरों में बिताए गए खौफनाक अनुभवों ने ऐसी घावों को छोड़ा जो कई लोगों के जीवन भर उनके साथ रहे। युद्ध की कथाओं द्वारा बढ़ावा दिया गया सामाजिक कलंक भी मुक्त किए गए बंदियों को प्रभावित करता था। एक ऐसी जर्मनी में जो अपनी पुनर्निर्माण की कोशिश कर रही थी, युद्ध बंदी होना एक कलंक माना जाता था। नाजी प्रचार और हिटलर के शासन द्वारा बढ़ावा दी गई जर्मन सैनिक की वीरता की छवि अब पराजित जर्मनी की वास्तविकता में फिट नहीं बैठती थी। पूर्व बंदी अक्सर उन पुरुषों के रूप में देखे जाते थे जिन्होंने अपनी मिशन में विफलता पाई थी और जो उनसे जो अपेक्षाएं थीं उन्हें पूरा करने में नाकाम रहे थे। गवाहियां दर्शाती हैं कि कई मुक्त किए गए युद्ध बंदियों को जल्दी से समाज में समायोजित होने का दबाव महसूस हुआ और अपने अतीत को पीछे छोड़ने की कोशिश की। हालांकि यह असंभव था। जर्मनी में जीवन की ओर लौटना एक निरंतर संघर्ष बन गया था। परिवार अपने घरों को फिर से बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वे अक्सर युद्ध के बाद की राजनीतिक तनावों से विभाजित हो जाते थे। लौटने वाले लोग एक खंडित जर्मनी का सामना करते थे। एक हिस्सा सोवियत प्रभाव में था और दूसरा हिस्सा मित्र राष्ट्रों के कब्जे में था। बचने वाले लोगों की गवाहियां नई वास्तविकता में समायोजित होने की कठिनाइयों को बताती हैं, जिसमें कई लोग पूरी तरह से असहज महसूस करते थे।
अतीत की गूंज, स्टालिनग्राद और उसके कैदियों पर प्रतिबिंब। स्टालिनग्राद की लड़ाई, जो द्वितीय विश्व युद्ध के सबसे क्रूर संघर्षों में से एक थी, ने जर्मन और सोवियत सैनिकों दोनों पर गहरी आहतें छोड़ी। तीसरे रैख की हार ने स्टालिनग्राद में उनके पतन की शुरुआत को चिह्नित किया, जबकि सोवियत संघ के लिए यह नाजी आक्रमणकारी के खिलाफ प्रतिरोध और विजय का प्रतीक बन गया। हालांकि मानवहानि दोनों पक्षों में अत्यधिक थी। जर्मन बंदियों के लिए युद्ध उनकी आत्मसमर्पण के साथ समाप्त नहीं हुआ, कई मामलों में यह बस शुरू हुआ था। उनके बंदीगृह की क्रूरता, जो भूख, बीमारियों और दुर्व्यवहार से चिह्नित थी, ने युद्ध बंदियों को वर्षों तक सहन करनी पड़ी अमानवीय परिस्थितियों को उजागर किया। स्टालिनग्राद और अन्य सोवियत श्रम शिविरों में युद्ध बंदियों के साथ व्यवहार युद्ध और नैतिकता के बीच अंतर को उजागर करता है। युद्ध के नियम, जैसे जिनेवा कन्वेंशन, जो बंदियों के प्रति मानवीय व्यवहार को नियंत्रित करते हैं, विभिन्न अवसरों पर दोनों पक्षों द्वारा अनदेखी किए गए। स्टालिनग्राद के बचने वालों की गवाहियां एक ऐसी उदासीनता को प्रकट करती हैं जो उस समय के संघर्षों की विशेषता लगती है। वास्तव में बाद में वर्गीकृत सोवियत दस्तावेजों ने दिखाया कि अधिकारियों ने न केवल बंदियों को उनकी किस्मत पर छोड़ दिया, बल्कि शिविरों की परिस्थितियां जानबूझकर अमानवीय थीं। स्टालिनग्राद का प्रभाव आज भी बना हुआ है, क्योंकि इस लड़ाई की याद आज भी त्रासदी और मानवीय प्रतिरोध का प्रतीक है। युद्ध बंदियों के साथ व्यवहार और संघर्ष के समय नैतिकता के बारे में ऐतिहासिक पाठ आज भी गूंजते हैं, जब समकालीन युद्धों में मानवाधिकारों की रक्षा पर बहस हो रही होती है। हालांकि अतीत को बदला नहीं जा सकता, इन घटनाओं पर विचार करना अभी भी महत्वपूर्ण है, ताकि ऐसे भयंकर अनुभवों की पुनरावृत्ति से बचा जा सके।